नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में दुनिया भर के 59 देशों के प्रख्यात वैज्ञानिक और किसान हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सांबा में सीमा सड़क संगठन द्वारा विकसित 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, समय पर परियोजनाओं को पूरा करना बना नए भारत की पहचान। भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन पर किया पलटवार। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, सनातन धर्म का विरोध करने के लिए बना है ये गठबंधन। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के जरिए राम मंदिर को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा नेताओं का पलटवार। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने उद्धव ठाकरे के बयान को बताया शर्मनाक। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उद्धव को अपने बयान पर देश से मांगनी चाहिए माफी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ। सांसद पर फ्लैट बिक्री में 23 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का है आरोप। एजेंसी पहले ही मामले में ECIR दायर कर चुकी है। और नीपा वायरस के संक्रमण की स्थिति का जायजा लेने के लिए केरल पहुंची केंद्र की टीम। 4 सैंपल को जांच के लिए भेजा गया पुणे। और आइए अब शुरुआत करते हैं और खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को पूसा परिसर में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। किसान अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। अन्नदाता के अधिकारों की रक्षा करना और उनकी भविष्य की चिंता करना हमारा काम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के पूसा में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उन्होंने पौध प्राधिकार केंद्र का भी अनावरण किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करना और उनकी भविष्य की चिंता करना हमारा काम है। केवल भारत नहीं, पूरा दुनिया में जो किसान होते हैं मानव संपदा को केवल नहीं, पशु संपदा को भी अन्न देते हैं और हम उसको अन्न लेके जो भी काम करते हैं। आज अन्न है इसीलिए ये तन है, ये तन है इसीलिए बहुत सारे काम करने के लिए हम मन बनाते हैं, चाहे और साइंस हो, चाहे और टेक्नोलॉजी हो, चाहे और फार्मास हो, कोई भी हो। इसीलिए अन्नदाता नमन होते हैं, नमस्य होते हैं। देश विदेश में सारा दुनिया में अन्नदाता शायद 70% है। उनके अधिकारों को रक्षा करना, सुरक्षा करना और उनके भविष्य को के लिए चिंता करना हम सबका काम है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे। संसद द्वारा पौधों की विविधता और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के रूप में अधिनियमित राष्ट्रीय कानून से बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित है। भारत सरकार ने कानून में किए गए प्रावधानों के अनुरूप इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम किया है। कृषि जैव विविधता में संरक्षण प्रयासों के लिए 6 किसान समुदायों और व्यक्तिगत तौर पर 20 किसानों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। मैं पिछले कई सालों से धनिया की वैरायटी पे काम कर रहा हूँ। जो धनिया की वैरायटी मैंने विकसित करी है उसका नाम है GS 1999 और मेरी इस धनिया की वैरायटी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला है। पहले ऐसा था कि ये वाइल्ड होता था
इसको हमने खेतों में दोबारा खेतों में किया और ऊपर हमारे एप्पल्स के प्लांट होते हैं और नीचे इसको हम बीजते हैं, जिससे हमारी डबल इनकम होती है। 12 से 15 सितंबर तक 4 दिवसीय संगोष्ठी भोजन और कृषि के लिए पौधों के आनुवांशिक संसाधनों पर वर्ष 2001 में अंतर्राष्ट्रीय संधि को अपनाने के बाद पहली बार आयोजित की गई है। संगोष्ठी में अनुबंध पक्षों और इच्छुक अंशधारकों द्वारा किसानों के अधिकारों को लागू करने की चुनौतियों और अवसरों को समझने की आवश्यकता पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस संगोष्ठी में भारत और विदेश से लगभग 500 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें किसान, कृषि संगठन और वैज्ञानिक सहित अन्य लोग भी भाग ले रहे हैं। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के दौरे पर हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भरतपुर दौरे के दौरान लक्ष्मण मंदिर पहुंचकर भगवान श्री लक्ष्मण जी की पूजा अर्चना कर देश में खुशहाली की कामना की और फिर वो न्यायालय परिसर में बार एसोसिएशन की सभागार में पहुंचे, जहां उन्होंने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने पुराने अधिवक्ताओं से मुलाकात कर उनके साथ बिताए हुए पलों को याद किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अधिवक्ता जितना मंथन और चिंतन करेंगे, उतना ही वो पीड़ित को न्याय दिला सकेंगे। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को कानून के प्रति समर्पण भाव से कार्य करना चाहिए और न्याय दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं की देश के विकास में मुख्य भूमिका रहती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने सांबा जिले में सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा विकसित 90 महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनके निर्माण में 2,941 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें से एक लद्दाख के न्योमा में बने न्योमा एयरफील्ड का भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिलान्यास किया। यह दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा। रक्षा मंत्री ने सांबा जिले में वेशना कोल्हापुर फूलपुर मार्ग पर करीब 423 मीटर लंबे अत्याधुनिक देवक पुल का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री द्वारा लोकार्पित परियोजनाओं में से 11 जम्मू कश्मीर में, 26 लद्दाख, 36 अरुणाचल प्रदेश, 5 मिजोरम और 3 हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। रक्षा मंत्री नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2023 में भी हिस्सा लेंगे। 2 दिन की जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री सीमावर्ती क्षेत्रों में जाकर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। उधर विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन की परियोजनाओं को समय पर पूरा कराना मोदी सरकार की राजनीतिक दृढ़ता बताई। आज 90 प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हो रहा है, जिसमें अनेक रोड्स, ब्रिजेज, रनवेज, हेलीपैड्स और टनल शामिल हैं। और मुझे ध्यान आता है कि एक समय था जब BRO के द्वारा किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाती थी तो सबसे पहले उस प्रोजेक्ट को शुरू होने में ही काफी लंबा समय लग जाता था, और यदि सौभाग्य से प्रोजेक्ट प्रारंभ में शुरू भी हो गया तो उसमें ऐसी कागजी अड़चनें भी आती थी कि उन्हें खत्म होने में एक बहुत लंबा समय लग जाता था। यानी BRO के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन लंबे अंतराल के बाद हुआ करता था। लेकिन अब तो मुझे आए दिन यह सुनने को मिल जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने फला जगह पर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है, तो वही फला जगह पर प्रोजेक्ट कंप्लीट भी कर लिया है। यह जानकारी बराबर मिलती है। प्रोजेक्ट्स का इतनी तेजी से पूरा होना आप सभी कर्मयोगियों की मेहनत, लगन और हमारी सरकार की मोदी जी के नेतृत्व में जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, एक राजनीतिक जो प्रतिबद्धता है, उसका परिणाम मैं मानता हूं। और वहीं रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन की तारीफ करते हुए कहा कि संगठन सीमाओं पर आधारभूत संरचना का निर्माण कर देश के भाई की भूमिका निभा रहा है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके BRO ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस तरह से आप अपने कार्यों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वह भारत की सीमाओं को तो सुरक्षित बनाता ही है,
साथ ही साथ इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और वहीं राजनाथ सिंह ने भारत की सुरक्षा के लिए हिमालय को देश का सच्चा प्रहरी बताया। जो भूमिका जनरल विंटर ने रशिया के लिए निभाई, मैं मानता हूं कि लगभग वही भूमिका हिमालय ने भी भारत के लिए निभाई है। हिमालय ने एक जनरल के रूप में हमेशा भारत की रक्षा की है। साथियों, अल्लामा इकबाल ने किसी समय लिखा था, आप सभी लोग उससे परिचित होंगे, कि पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पांचवां हमारा। पांचवां मतलब होता है पहरेदार। हिमालय को लेकर बिल्कुल यह उन्होंने सही लिखा था, ऐसा मैं मानता हूं। और उधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के लिए आज के दिन को महान बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह के द्वारा आज नेचिफू टनल समेत 90 परियोजनाओं के उद्घाटन का अवसर अरुणाचल प्रदेश के लिए खास दिन है। आज के दिन सीमा सड़क संगठन की 90 विकास परियोजनाओं में से 36 परियोजनाएं अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद। उत्तर पूर्व भारत के आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए हमारे सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार। भारत सऊदी निवेश फोरम के दौरान उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और सऊदी के निवेश मंत्री खालिद बिन अब्दुल अजीज ने दोनों देशों के बीच 50 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए, जिसके बारे में जानकारी देते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि फोरम दोनों देशों के नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं और नव प्रवर्तकों को एक साथ लाने में मदद करेगा। India will set up an office in Riyadh, which will be partnered by FICCI and Invest India. The Government of India through the Commerce and Industry Ministry will fully support this initiative, and we have invited PIF and other sovereign wealth funds and investors to come and set up in Gift City. Khalid Bhai and I are both committed to it. The Minister of Environment, His Excellency Mr. Khalid, and I have both agreed that within the next 6 months we'll make both these in action actually on the ground. और वहीं महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है। खाने पीने की चीजों, खासतौर से टमाटर की कीमतों में कमी के चलते अगस्त में खुदरा महंगाई दर के आंकड़ों में गिरावट आई है। अगस्त में खुदरा महंगाई दर घटकर 6.83% रही, जो जुलाई में 15 महीने के हाई 7.44% पर जा पहुंची थी। सांख्यिकी मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में खुदरा महंगाई दर 7.63% से घटकर 7.02% रही है, जबकि शहरी इलाकों में महंगाई दर 7.20% से घटकर 6.59% पर आ गई है। वहीं अगस्त महीने में खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में जुलाई के मुकाबले गिरावट देखने को मिली है और ये 10% के नीचे जा पहुंचा है। अगस्त में खाद्य महंगाई दर घटकर 9.94% पर आ गई है, जो जुलाई में 11.51% रही थी। और वक्त यहाँ एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे, सुकून से भरा नया सवेरा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सनातन विरोध इस तथाकथित घमंडिया गठबंधन का संकल्प है। कांग्रेस के एक भी नेता ने अभी तक राम मंदिर के दर्शन नहीं किए। आखिर वोट बैंक का राजनीति के लिए कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन कहां तक जाएगा?
सोनिया गांधी जी, आप अपने कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता आप ही हैं, पूरी अथॉरिटी आपके पास है। आपकी खामोशी देश को बेचैन करती है और भाजपा की ओर से हमें कहने में जरा भी आपत्ति नहीं है, मौनम स्वीकृति लक्षणम, योर साइलेंस इज एन इंडिकेशन ऑफ अप्रूवल एज टू व्हाट इज बीइंग सेड। सोनिया जी, वोट के लिए कहां तक जाएंगे आप? कब तक जाएंगे आप? और वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने सोनिया गांधी और डीएमके पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सनातन का अपमान भारतीय संस्कृति का अपमान है। और वहीं भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सनातन विरोध इस तथाकथित घमंडिया गठबंधन का रोज का काम है। ये सब राजनीति के लिए रोज ऐसा करते हैं। इनमें से कोई भी सनातन धर्म के अलावा दूसरे धर्म का अपमान करने की सोच भी नहीं सकता। इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध के लिए बना है और उसे खत्म करना है। मेरे पास उनका इंग्लिश टेक्स्ट भी है, जो उन्होंने उसी सनातन धर्म विरोधी कार्यक्रम में कहा था, जिसमें स्टालिन जी मुख्यमंत्री के पुत्र ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की। ये लोग एवरी रिलीजन की बात करके लिपापोती करते हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं और इस गठबंधन से पूछता हूं, क्या किसी और आस्था के देवों का आलोचना करने का इनका अधिकार है? और वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा कि इंडिया अलायंस की मुंबई की बैठक के 2 दिन बाद उदयनिधि स्टालिन का बयान आना, फिर प्रियांक खड़गे का सनातन पर आघात और आज डीएमके के मंत्री द्वारा ये स्वीकार करना कि इंडिया अलायंस का गठन ही सनातन धर्म के विरोध में किया गया था। ये सोनिया गांधी, राहुल और कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस को इस बयान पर अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। इनको बताना चाहिए कि क्या संविधान में किसी धर्म के बारे में आपत्तिजनक बयान देने का अधिकार है। इंडिया अलायंस के लोगों को क्या संविधान के प्रावधानों की जानकारी नहीं है? इंडिया अलायंस कांग्रेस, सोनिया और राहुल बताएं, मोहब्बत की दुकान के नाम पर सनातन धर्म के खिलाफ नफरत का सामान क्यों बेचा जा रहा है? ये नफरत का मेगा मॉल सिर्फ सत्ता के लिए है। बांटो और राज करो। और वहीं महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के जलगांव में राम मंदिर को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा नेताओं ने पलटवार किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बयान को शर्मनाक बताया। उद्धव ठाकरे ने जलगांव में राम मंदिर को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले दिनों में राम मंदिर का उद्घाटन होगा। संभावना है कि उद्घाटन के लिए देश भर से कई हिंदुओं को बुलाया जाएगा और समारोह खत्म होने के बाद लोगों के लौटने पर वे गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं। इस बयान पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस राम मंदिर के लिए स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने अहम भूमिका निभाई, उनके ही बेटे वोट के लिए गंदी राजनीति कर रहे हैं। जिनके आशीर्वाद से वो नेता बने और मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह की भाषा बोलेंगे। जिस राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए बाला साहब ठाकरे इतने सक्रिय थे, इतना आशीर्वाद दिया, तो मैं एक ही बात कहूंगा कि पूरा गठबंधन जो मोदी के खिलाफ है, वो वोट के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। और उधर बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता यासिर जिलानी ने उद्धव ठाकरे के बयान पर कहा कि ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने उद्धव को अपने पिता से सीख लेने की नसीहत दी है। सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए कहूंगा कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, अपने पिताजी के पदचिन्ह पे उन्हें चलना चाहिए। एक शानदार कार्य हो रहे हैं,
एक वर्षों के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपनी जगह मिली है और पूरे भारत नहीं पूरे दुनिया के लोग आस्था रखते हैं, वो रहेंगे। लेकिन आप डेली राजनीति करते हैं, कम से कम धर्म आधारित राजनीति उद्धव ठाकरे जैसे लोग करते हैं तो बहुत ही अचंभित आदमी होता है। और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उद्धव को अपने बयान पर देश से माफी मांगनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई किसी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की दृष्टि से जब रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद विराजमान होंगे, किसी को खरोच भी नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, पुलिस हर समय सजग और सतर्क है और उनको इस प्रकार का बयान देने के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है। और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर हाथ मिला सकते हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के कुशासन और जन विरोधी फैसलों से लड़ने के लिए हमें जल्द ही जेडीएस के साथ हाथ मिलाना जरूरी है। इसके लिए बातचीत जारी है और इस पर अंतिम फैसले की घोषणा जल्द ही की जाएगी। कांग्रेस के शासन में लोग हर तरफ भ्रम की स्थिति से तंग आ चुके हैं। And incidentally, all the central leaders will be there and we will discuss with them. So naturally, all these issues will crop up, and I'm sure that there will be discussions on the party and alliance, all those things. And ultimately, the party high command, national president, and prime minister, they will take up on that. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के नेवाली पहुंचे। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन जन तक पहुंचने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर सोनिया और राहुल गांधी की चुप्पी एक बड़ा सवाल है। उन्होंने एमपी में कांग्रेस के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि जो वादे कांग्रेस ने 2018 में किए थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में हर रोज 17 से 18 महिला और बेटियों के साथ बलात्कार, दुष्कर्म की घटनाएं और महिला अपराध की घटनाएं होती हैं। 2 लाख घटनाएं और आपराधिक मामले दर्ज हुए केवल महिलाओं के अपराध के पिछले 5 साल। 34,000 दुष्कर्म की घटना राजस्थान में हुई। लेकिन मेरा मध्य प्रदेश ऐसा है जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी लाडली बहना योजना चलाते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना चलाते हैं। मेरी बहनों के खाते में 1250 रुपया हर महीने डालने का काम उनका भाई शिवराज सिंह चौहान करता है। और उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केंद्र और उत्तराखंड सरकार मिलकर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज देहरादून में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राज्य के लिए शिक्षा विभाग से जुड़ी करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण करने, पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से देश की शिक्षा व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। पीएम श्री योजना का लाभ लेने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 141 स्कूलों को मॉडर्न किया जाएगा ताकि विकास के दौर में प्रदेश के बच्चे आधुनिक हो सकें। मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। आनंद की क्षण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने में उत्तराखंड कई मामलों में देश की अग्रणी राज्यों में है। विद्या समीक्षा केंद्र
इसकी कल्पना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गुजरात की स्कूली शिक्षा को ठीक प्रबंध करने के लिए एक कल्पना की थी। बाद में वहाँ उनको उसने बनाया, लेकिन एनईपी इम्प्लीमेंट करने के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जिसका आज हमने लोकार्पण किया। अभिनेत्री से नेता बनी तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद नुसरत जहां से प्रवर्तन निदेशालय ने आज 6 घंटों तक पूछताछ की। कोलकाता के ईडी दफ्तर में नुसरत से धोखाधड़ी मामले में सवाल जवाब किए गए। ईडी ने नुसरत जहां को पेश होने के लिए समन भेजा था। ईडी ने नुसरत जहां को समन भेजकर एक संदिग्ध कॉरपोरेट कंपनी की डायरेक्टर के रूप में उनके पिछले जुड़ाव पर पूछताछ के लिए तलब किया था, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को उचित दरों पर आवासीय फ्लैट देने का वादा करके कई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। वहीं टीएमसी ने नुसरत जहां के मामले से किनारा कर लिया है, लेकिन भाजपा ने इस मामले में नुसरत के साथ साथ टीएमसी पर भी हमला बोला है। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण के चलते हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 2 सप्ताह के अंतराल में निपाह वायरस संक्रमण से 2 लोगों की मौत के बाद स्कूल और आंगनबाड़ी एहतियात के तौर पर स्कूल को वहां पर बंद रहे और स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मृतकों में से एक के रिश्तेदार को भी आईसीयू में भर्ती कराया गया। गौरतलब है कि कोझिकोड जिले में 2018 और 2021 में भी निपाह संक्रमण के चलते लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। दक्षिण भारत में निपाह वायरस का पहला मामला 19 मई 2018 को कोझिकोड में सामने आया था। वहीं केंद्र की टीम केरल के दौरे पर है। 4 सैंपल को NIV पुणे भेजा गया। स्थानीय स्तर पर वायरस को रोका जाए, इसको लेकर भी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार समाज के निचले स्तर के कामगारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आ रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस योजना का शुभारंभ करेंगे। कुरुक्षेत्र के कारीगरों ने केंद्र सरकार की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये योजना हमारे लिए बड़ी लाभदायक साबित होगी और हमारी तरक्की में भी सहायक बनेगी। ये जो प्रधानमंत्री जी ने योजना स्टार्ट की है, अच्छी की है, इसमें हमें फ़ायदा भी होएगा और ये जो 2 लाख का लोन दिया हमें मिलना भी चाहिए, इसमें हमारा काम भी बढ़ेगा। ये जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वकर्मा योजना बनाई है उसमें हमें शामिल किया गया है, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और वो हमें लोन भी दे रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने ताज़ा समाचार मिलने तक 9 विकेट के नुकसान पर 197 रन बना लिए हैं। हालांकि बारिश के चलते मैच फिलहाल रोक दिया गया है। मैच में भारत टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का भारत ने फैसला किया। रोहित और शुभमन गिल के बीच पहली विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी सामने आई। रोहित शर्मा ने इस मैच में छक्का लगाकर वनडे क्रिकेट में अपने 10,000 रन भी पूरे किए। श्रीलंका की ओर से पहला विकेट दुनित वेलालागे ने लिया, जिन्होंने शुभमन गिल को 19 रनों पर चलता किया। इसके थोड़ी ही देर बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा के विकेट भी सामने आ गए। विराट 3 तो रोहित 53 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। केएल राहुल 39 रन बनाकर वेलालागे को चौथा शिकार वो बने। ईशान किशन ने 33 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका की ओर से वेलालागे ने 5 भारतीय बल्लेबाजों को आउट किया। इस मैच में भारतीय टीम ने शार्दुल ठाकुर की जगह पर अक्षर पटेल को शामिल किया। वहीं श्रीलंका की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।